हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्द रहित संचार। देखो बच्चों, हम कोई भी बात करते हैं वो शब्दों के माध्यम से करते हैं। अगर ये शब्द ना होते तो हम एक दूसरे को बात कैसे पहुँचाते। तो संचार के भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। इसमें देखते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं संचार किसे कहते हैं। संचार का अर्थ है सूचनाओं, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान। यानी कि जो भी हमारे भाव हैं, जो भी हमारे विचार हैं, वो संचार के माध्यम से ही हम भेजते हैं। आदान प्रदान करना मतलब भेजना। संचार हमारे रोज के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम अपनी योजनाओं, विचारों और भावों को मुख्यतः शब्दों में व्यक्त करते हैं। जो भी हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से हम वो व्यक्त करते हैं। संचार का सबसे पहला साधन है वार्तालाप, यानी कि बातचीत। दुनिया में लोगों द्वारा रोजाना लाखों करोड़ों शब्द बोले जाते हैं। मतलब जितने भी दुनिया में लोग हैं, हर कोई कुछ भी बात करता है तो शब्दों के माध्यम से करता है। तो इस माध्यम से लाखों करोड़ों शब्द डेली बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्य व्यक्तियों के साथ बांटने के लिए अनेक विचार, भाव, योजनाएं और सूचनाएं होती हैं। हम एक दूसरे से क्या बांटते हैं, भाव, विचार, ये सभी तो बांटते हैं अपने। तो किसके माध्यम से बांटते हैं, शब्दों के माध्यम से। कभी कभी किसी सूचना को शब्दों द्वारा व्यक्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी कारण मानव ने विभिन्न संकेतों और प्रतीकों का आविष्कार किया। कई बार सूचना को शब्दों में व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए कई बार संकेत और प्रतीकों का भी मानव ने आविष्कार किया। इनके द्वारा एक ही समय में बहुत से लोगों को सूचना दी जा सकती है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये हरी बत्ती है ना, ये हरी बत्ती है, हरा बत्ती, ये संकेत ही तो है ये बत्तियों के। ये हरी बत्ती हो गई तो इसका मतलब चलो, पीली बत्ती है तो चलने के लिए तैयार हो, और लाल बत्ती है तो रुक जाओ। तो इस तरीके से संकेत ही तो है। ये सब प्रतीक शब्दों का सहारा लिए बिना ही संचार का कार्य करते हैं। कई बार लोग बिना कोई शब्द बोले अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। आप किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले उसके बंद दरवाजे को खटखटाते हैं, ताकि अंदर बैठा व्यक्ति यह जान सके कि आप कमरे में प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं। अब देखो, उसने मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ दरवाजा बजाया है। दरवाजा बजाने से समझ गया है कि कोई हमसे अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। तो ये बिना कुछ कहे संकेत होते हैं। कक्षा में आप हाथ उठाकर आप अपने अध्यापक को यह सूचित करते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जब कोई अध्यापिका या टीचर, अध्यापक सवाल पूछता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनमें से जो बच्चे हाथ उठाते हैं तो इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि हम जवाब देना चाह रहे हैं। तो हाथ उठाना भी एक संकेत है जवाब देने का। तो इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको इशारा कहा जाता है। कभी कभी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन होता है। कई बार हमारी भावनाओं का पता हमारे चेहरे की भाव भंगिमाओं से चल जाता है। जैसे कि हमारे चेहरे की भाव भंगिमा से मतलब होता है, हमारे चेहरे पर बहुत सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, भाव भंगिमा आ जाती है। जैसे कि अगर हम गुस्से में हैं तो अपने चेहरे गुस्से में आएंगे तो चेहरे पर आ जाएगा कि हम गुस्से में। अगर हम खुश हैं तो हमारे चेहरे पर खुशी झलकेगी, और अगर हम चिंतित हैं तो हम चिंतित का एक अलग ही भाव बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे चेहरे पर बहुत सारी भाव भंगिमाएं होती हैं, जो कि हमारी आधी बातों को चेहरे से समझा जा सकता है, क्योंकि हमारा चेहरा क्या होता है, एक आईना होता है। ठीक है। अगर किसी पुस्तक को आप इस समय पढ़ रहे हैं और अचानक से हवा में उड़ने लगे तो आपका मुंह कैसा रह जाएगा, खुला का खुला रह जाएगा और आंखें फैल जाएंगी। आप कई बार अपनी अध्यापिका का केवल चेहरा देखकर यह जान लेते हैं कि गुस्से में है आज। चेहरे को देखकर, टीचर के चेहरे को देखकर, आज तो गुस्से में है, आज ज्यादा बात मत करो बस, है ना। तो अगली बार जब आप रूठ कर मुंह फुला लें तो अपना चेहरा आईने में देखिएगा, करके देखिए। आप अगर रूठने का मुंह बनाकर देखो और फिर शीशे में देखो क्या चेहरा कुछ अलग सा बनता है, नहीं बनता। तो ये सब हमारे क्या है, भाव भंगिमाएं। कई बार हम लोगों के बैठने, चलने आदि के अंदाज से जान लेते हैं कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आप बोर हो रहे हैं तो आप कुर्सी पर आधे लेटे हो जाएंगे और जम्हाइयां लेने लगेंगे, है ना। बोर होने पर कुछ कुछ काम करेंगे जिनसे पता चल जाएगा कि ये बोर हो रहा है। अगर आपकी माताजी आपको सर्कस ले जाने के लिए कहें तो आप खुशी से नाचने कूदने लगेंगे। आपको बिना हिले डुले बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कोई खुशी की बात है तो आराम से नहीं बैठा जाएगा, फिर तो बस हिलना डुलना, नाचना, बस ऐसा महसूस होगा आपको। यदि आपकी मनोदशा अच्छी नहीं है तो आप धीरे धीरे चलेंगे, लोगों को देर तक घूरते रहेंगे, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर मनोदशा आपकी, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो। बहुत से लोग अपने भावों को अपनी बनाई वस्तुओं द्वारा प्रकट करते हैं। चित्रकार अपनी कलाकृतियों में अनेक भाव दर्शाते हैं। नृत्यक अपने नृत्य के द्वारा विभिन्न विचारों और भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ये भरतनाट्यम होता है, कथकली होता है, तो इसमें एक कहानी, नृत्य के माध्यम से पूरी कहानी कह देते हैं। तो
अपनी भावनाओं के आदान प्रदान से वो अपने विचारों को बताते हैं। कभी कभी संगीत किसी श्रोता को प्रसन्न और दुखी कर देता है, और कभी कभी उसे नाचने के लिए मजबूर भी कर देता है। संगीत भी अच्छा है तो अच्छी फीलिंग आएगी, और बुरा है तो बुरी। तो इस तरह से संगीत भी क्या करता है, नाचने के लिए मजबूर कर देता है। कभी कभी लेखक और कवि अपनी कहानियों, कविताओं, नाटकों और गीतों में इस दुनिया की विभिन्न घटनाओं का वर्णन करते हैं। वे घटनाएं चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, है ना। कल्पनाओं के माध्यम से कवि कैसी कैसी बातें बताते हैं कि चांद ऐसा लग रहा है मानो एक ये उसके अंदर एक सफेद खरगोश बैठा हुआ है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन कवि के माध्यम से हम उन बातों को सोचने लगते हैं, और वही बात फिर हमारे सामने ऐसे कल्पना की तरह साकार सी नजर आने लगती है। तो कवि भी अपनी बातों को बताना, संकेतों, कल्पना, वास्तविकता के सहारे से बताता है, चाहे वर्तमान में हो रही हो या फिर भविष्य में होने वाली हो। उनकी रचनाओं में मानव और उसकी विभिन्न भावनाओं का भी वर्णन होता है। कलाकृतियां, संगीत और पुस्तकें विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान के महत्वपूर्ण साधन हैं। विचारों और भावना के आदान प्रदान के बहुत महत्वपूर्ण साधन कौन से हैं? कलाकृतियां और संगीत। इनके साथ साथ पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो एवं चलचित्र भी संचार के उत्तम साधन है। समाचार पत्रों में समाचार छपे होते हैं सभी तरीके के, जिससे कि वो समाचार दूसरों तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से पत्रिकाएं होती है, रेडियो भी अपनी बातें, रेडियो के द्वारा बहुत सी बातें पहुंचाई जाती हैं। पोस्टर के द्वारा भी, जैसे पोस्टर वगैरह होते हैं, इन सब के माध्यम से भी संचार के साधन है ये सब। इनसे हमें दुनिया की जानकारी के साथ साथ विभिन्न लोगों की विचारधाराओं का भी ज्ञान होता है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, किसकी क्या विचारधारा है। प्राचीन काल में आदि मानव अपने आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनता था। फिर कुछ ध्वनियों का प्रयोग कर उसने बोलना सीखा। धीरे धीरे उसने बोलने के साथ साथ लिखना भी सीख लिया। शुरू में वह अपनी गुफाओं की दीवारों पर, चूड़ी सपाट चट्टानों पर चित्रकारी भी करता था। भारत में अनेक स्थानों पर आज भी ऐसे भित्ति चित्र पाए गए हैं। भित्ति चित्र का मतलब दीवारों पर जो चित्र होते हैं वो आज भी मिलते हैं। प्राचीन काल में अमेरिका में रहने वाले आदिवासी जंतुओं की खालों, सीपियों और लकड़ी आदि पर चित्रकारी करते थे। अमेरिका में जो प्राचीन काल के टाइम है उसमें किस पर करते थे चित्रकारी? जंतुओं के खाल, सीप और लकड़ियों पर चित्रकारी करते थे। वे आग और धुएं के प्रयोग द्वारा भी संदेशों का आदान प्रदान करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, आग जब को जलाते थे और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते थे। थोड़ा सा पानी डालने से क्या होता था, आग पूरी तरह बुझती नहीं है, वो उससे और ज्यादा धुआं निकलने लगता है, तो उस धुएं से भी वो सूचना प्रदान करते थे। प्राचीन काल में मिस्रवादी शब्दों के लिए सूरज, चांद, तारे, राजा और देवताओं आदि के प्रतीक अंकित करते थे। मिस्रवादी सूरज, चांद, तारे, राजा, देवताओं के प्रतीक प्रयोग करते थे। फिर उन्होंने इन प्रतीकों के स्थान पर कुछ संकेत बनाए। ये देख सकते हैं आप किस तरह ये संकेत हैं। ये वे संकेत ही उनकी वर्णमाला बन गए। वे पहले गीली चिकनी मिट्टी से बनी सपाट ईंटनुमा पट्टियों पर डंडियों से लिखते, फिर इन्हें धूप से सुखा देते। सूखने के बाद वे चिन्ह उन पट्टियों पर स्थायी रूप से अंकित हो जाते थे। ठीक है, तो वे वर्णमाला कैसे बनी? गीली चिकनी मिट्टी से बनी सपाट ईंटनुमा पट्टियों पर डंडियों से पहले तो लिख लेते थे, फिर उन्हें धूप में सुखाकर और फिर सूखने के बाद वे स्थायी रूप से अंकित हो जाते थे, क्योंकि वो फिर बाद में सूख जाती थी ना। हजारों साल पहले बनी ऐसी पट्टियों को देख सकते हैं। कुछ गांवों में पत्थरों से ऊंची ऊंची मीनारें बनाई गई। यदि कोई शत्रु किसी गांव की ओर बढ़ता तो इन मीनारों की चोटियों पर आग लगाकर अन्य गांवों को संदेश भेजा जाता था, है ना। मीनार पर सबसे ऊपर चढ़कर उसमें आग लगाकर संदेश दिया जाता था कि खतरा है। इसी प्रकार समुद्र तट पर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों में आग लगाकर पानी के जहाजों को तट की सूचना दी जाती थी कि समुद्र के आसपास जल्दी से तट दिखाई नहीं देता, इसलिए वहां पर लट्ठों से आग लगाकर सूचना दी जाती थी जहाजों के तट की। आज यह काम ऊंचे ऊंचे प्रकाश स्तंभों में बिजली से चमकने वाले बड़े बड़े बल्बों द्वारा किया जाता है। अफ्रीका के घने जंगलों में संदेशों को पहुंचाने के लिए वहां के आदिवासी नगाड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। नगाड़ा बजाने वाला व्यक्ति एक अलग ही तरीके का नगाड़ा बजाकर अपना संदेश दूसरे गांव या कबीले तक पहुंचाता था। उस गांव के लोग नगड़ों की आवाज सुनकर वही संदेश आगे के गांव तक इसी तरह पहुंचा देते थे। नगाड़े की आवाज वाले संदेशों को वहां के स्थायी निवासी तो समझ लेते थे, लेकिन अजनबी लोग नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार महत्वपूर्ण सूचनाएं मीलों तक सुरक्षित रूप से भेजी जा सकती थी, क्योंकि जो जिस गांव में रह रहा है उसको तो सबको पता है, लेकिन अगर कोई अनजान, कोई दुश्मन अगर उसमें है तो वो नहीं समझ पाता था। इस तरीके से सुरक्षित रूप से आवाजें भेजी जा सकती थी, संदेश भेजे जा सकते थे। प्राचीन काल में संदेशों को भेजने के लिए घंटों का प्रयोग भी किया जाता था। किसी खतरे अथवा महत्वपूर्ण घटना के घटित होने पर मीनारों की चोटियों पर लगे विशाल घंटों को बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था।
भारत में भी बहुत से राजा अपने संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुनादी वाले का प्रयोग करते थे। मुनादी वाले कौन होते थे? वो व्यक्ति जो अपने गले में बड़ा सा ढोल डालकर गांव गांव घूमता था। किसी खुली जगह पर वह ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करता और फिर राजा का संदेश सुनाता था। ढोल की आवाज सुनकर ही स्थानीय निवासी समझ जाते थे कि राजा ने कोई महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, इसलिए बिना बुलाए ही लोग ढोल की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते थे। आज भी छोटे गांव और कस्बों में मुनादी वाले सर्कस, मेलों, झांकियों आदि की सूचना देते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह आपको पता चला कि किस तरह हम बिना शब्दों के भी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं, और ये काम प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।